हाय एवरीवन। बहुत ही सिंपल सोनेट है। व्हेन द सोल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, सोनेट एट है। एंड ये जो इसको जो कंपोज किया है पोएट का नाम है जॉन मिल्टन। इस सोनेट को आप पढ़ेंगे तो केवल दो ही तरीके से आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे दो पार्ट में, क्योंकि 14 लाइन पोएम में सोनेट है, इटालियन सोनेट है। इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं और पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। इसका जो कह सकते हैं अपन विशेषता को, जिसको या इसका डिवीजन को, तो इसको 14 लाइन को दो भागों में बांट लिया जाता है। पहली 8 लाइन जो है वो कहलाती हैं। देखिए जैसे इसकी 8 लाइन कहाँ से कहाँ तक होगी, गिन लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ है ना, यहाँ तक सीज तक है ना, ये 8 लाइन है। ये जो पूरा इसका 8 लाइन का जो पार्ट है वो कहलाता है ऑक्टेव। और बाकी जो 6 लाइन जो बची है यहाँ से लेके नीचे तक वाला पार्ट है ना, ये कहलाता है सेस्टेट। उस रेटिंग थोड़ी सी मेरी, ये जो बोर्ड है इसे थोड़ा सा मुश्किल है, मेरा हाथ जमना हो जाएगा धीरे धीरे। तो सेस्टेट, तो ये जो आप समझ गए कि 8 लाइन और 6 लाइन में। और इस सोनेट को आप देखेंगे तो पहली जो 8 लाइन है इसमें कवि कह रहा है कि मेरा जो जो भी आर्मी का अधिकारी, सैनिक, कॉलोनल, कैप्टन, जो भी सेना के साथ आ रहा है, यदि वो मेरे घर को और मेरे परिवार को बचाएगा तो मैं उसके लिए कई सारी कविताएं लिखूंगा जिससे वो फेमस हो जाएगा। पहली 8 लाइन में ये कह रहा है। और बाकी जो अगला पार्ट जो है कौन सा, जिसको अपन क्या कहेंगे, सेस्टेट। सेस्टेट यानी कि 6 लाइनें जो बची हुई हैं। वेर इज मेड कर्सर, गुड गुड गुड, ये इट इज यही यही यही, ओके। बाकी जो 6 लाइन बची हैं उसको कहेंगे अपन सेस्टेट। यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, ये जो 6 लाइन बची हैं, हाँ सही गिनी होगी, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 यहीं तक हो रही है, यहीं तक हो रही है ना। तो मैं इसको मिटा दूँ, तो ये जो 6 लाइन वाला जो पार्ट है ये कहलाता है सेस्टेट, है ना। तो बात समझ में आ गई आपको। इसको दो भागों में आ गया, ऑक्टेव और सेस्टेट। और ये जो जहाँ ये चेंज होता है, क्या कहें अपन, वो कहलाता है वोल्टा। जहाँ से इसकी थीम में जहाँ से इसकी थीम में जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है, ऐसा उल्टा कहलाता है। आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जहाँ से इसका थीम चेंज हो रहा है। थीम चेंज कैसे हो रहा है कि पहले जो 8 लाइन उसमें तो पोइट क्या कह रहा है कि भाई मेरे घर को, मेरे परिवार को जो भी बचाएगा उसके लिए मैं कविता लिखूंगा। उसको पता है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, इसलिए वो मुझे जरूर बचाएगा। और बाकी वाले जो लाइनें हैं, है ना, बाकी जो 6 लाइनें, उस जगह वो क्या कह रहा है कि पहले भी ऐसा हुआ है। उदाहरण दे रहा है अलेक्जेंडर का, फिर इसका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा का जो पोइट्स हैं उसके जो कविता सुनी किसने, पिंडारस ने, और उनको भी बचाया। तो पहले ऐसा उदाहरण भी है। तो 6 लाइन में उदाहरण है, पहली वाली लाइन में क्या है, रिक्वेस्ट है। तो अब आप इसको समझ लें। सोनेट का मतलब समझ को होंगे। इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं, पेट्रार्कल सोनेट भी कहते हैं, इटालियन सोनेट भी कहते हैं। और खास करके इसकी जो रायम स्कीम, जो देखो रायम स्कीम आप जानते हैं, लास्ट वर्ड का जो साउंड है उससे इसकी रायम स्कीम बनती थी। जैसे आप इसको मान लें ए आर्म्स, फिर इसको मान लें बी सीज, फिर प्लीज, तो ये भी सी बी है ना। फिर हार्म्स, ये आर्म जैसे बोलने मारा है हार्म्स, तो ये वापस ए है ना। फिर इसकी चार्म्स, तो ये भी ए जैसे, ये प्रोनाउंस ए। मैं ऐसा गंदा कैसे लिख रहा हूँ भाई। फिर ये दीज, बी है ना, बी है ना। फिर सीज, ये भी बी है ना। और वार्म्स, ये हो गया ए। तो देखो कैसे, आर्म्स है ना, हार्म्स, चार्म्स और वार्म्स, ये इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। फिर आप इसको देखो, सीज, प्लीज, दीज और सीज, इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। तो जो एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं उनको हम एक शब्द दे देते हैं। इसकी राइम स्कीम क्या बन गई, इसमें देखो दो क्वेश्चन है, चार चार लाइन की, ए बी बी ए। क्या राइम स्कीम हो गया इसका, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए। ये किसका है, फर्स्ट ऑक्टेव का। और बाकी जो सेस्टेट हैं उसको अब चलो अपने उसकी भी राइम स्कीम देख ही लेते हैं। राइम स्कीम देखने के लिए थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा हो गया। इसको देखें हम, है ना।
6 लाइनें जो बाकी की हैं ये देखिए, है ना। बौर, इसको पहले जो वर्ड्स है इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, सी। फिर स्पेयर, ये अलग वर्ड है। फिर टावर, बौर टावर दोनों एक जैसे, सी ए डबल बी है, सी डी ई टावर। और फिर एयर, बावर और एयर एक जैसा है। फिर पावर और टावर एक जैसा है, सी डी और ये ई। इसकी राइम स्कीम क्या होगी मित्रों, ए, अरे भाई थोड़ा सा हैबिट माने में टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा मुझे परेशान भी करेगा। ए डबल बी ए और फिर सी डी ई, सी डी ई, ये इसकी राइम स्कीम हो गई। तो अब इसके बारे में समझ लें, मिल्टोनिक सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट, ये तीनों इसके नाम है। और इसमें 14 लाइन है। 14 लाइन को 8 और 6 में बांट रखा होता है, उसको ऑक्टेव और सेस्टेट कहते हैं। ऑक्टेव और सेस्टेट में जहाँ थीम चेंज होती है उसको पार्ट को वोल्टा कहते हैं, है ना। अब देखो उसको पढ़ लो, समझ लो, ज़्यादा 6 मिनट हो गए, चलो 5 मिनट को खत्म भी कर देंगे। कैप्टन और कॉलोनियल और नाइट इन आर्म्स, हुआ क्या था कि जो लंदन में किंग चार्ल्स फर्स्ट था उसकी सेनाएं लंदन पर अटैक करने आ गई। और मिल्टोनिक जो है किंग्स के अगेंस्ट जो ग्रुप था उसका पार्ट था। तो कि इसको मिल्टन को था कि ये मेरे घर पे या जो सेनाएं हमला करेगी तो मेरा परिवार हम सब नष्ट हो जाएंगे। तो उसने एक कविता लिख करके अपने गेट पर लगा दी कि जो कोई पढ़ेगा और उस कविता को पढ़ करके उसको नहीं मारेगा, उसके परिवार की रक्षा करेगा। अब उस कविता में क्या लिखता है कि कैप्टन और कॉलोनल और नाइट इन आर्म्स हुज चांस ऑन दिस डिफेंसलेस डोर्स में सीज। वो कहता है कि कैप्टन, कॉलोनल और राजा, कोई भी जो कोई भी सेना के साथ हैं और जिस किसी को भी मेरा ये जिस किसी को भी मेरे इस घर पर हमला करने का अवसर मिलता है ना, इफ एवर डिड ऑफ ऑनर डिड द प्लीज गार्ड देम एंड हिम विथ इन प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म्स। वो कहता है जिस किसी को भी मेरे दरवाजे पर अटैक करने का मौका मिलेगा और वो इस अवसर को एक ऑनर के रूप में, मतलब एक सम्मान के रूप में कि यार ऐसा अवसर जो बार बार नहीं मिलेगा, उस तरह से लेता है। और वो उस मेरे गार्ड का मतलब रक्षा करना, मेरे घर की, मेरे परिवार की रक्षा करेगा, तो मैं भी उसके लिए काफ़ी कुछ करूँगा। क्या कह रहा है कभी, आप समझ गए कि जो कोई भी सेना के साथ आता है अधिकारी और वो मेरे घर पर, मेरे परिवार पर हमला नहीं करता है, तो उसको उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा, मैं भी उसके लिए बहुत कुछ करूँगा। क्या करेगा, ही कैन रिक्विट दी फॉर ही नोज द चांस। अच्छा, फिर वो कहता है कि वो व्यक्ति जो है सेना का अधिकारी, वो ऐसा कर भी सकता है। क्यों कर सकता है, कि उसको पता है कि उससे क्या फायदा है। ही नोज द चांस, वो जानता है कि उससे क्या फायदा है। क्या फायदा है, देट कॉल फेम, देट देखिए आप, देट कॉल फेम ऑन सच जेंटल एक्ट एज दिस, कि वो जो ऐसा जो काम है क्यों करेगा, इस तरह का काम यदि करेगा, किसको, कवि को, उसके परिवार को बचाने का, तो क्या होगा, ही कैन स्पेयर एंड ही कैन स्प्रेड द नेम ओवर लैंड एंड सीज। तो जो कवि हैं उसके नाम को क्या कर सकता है, पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार पर, पूरी दुनिया में उसको फैला सकता है। कहाँ कहाँ फैला सकता है, अरे इसका मेरा माउस, ओके, वॉट एवर क्लाइम द सन्स ब्राइट सर्कल वार्म्स, जहाँ जहाँ भी सूर्य उगता है ना, जहाँ जहाँ हवा बहती है वहाँ सब जगह वो नाम को पहुँचा देगा। लिफ्ट नोट द स्पीयर अगेंस्ट द म्यूजेज बार, इसलिए वो कवि कहता है कि मतलब जो भी सेना का अधिकारी या सेना जो आक्रमण करने आ रही है उसको, स्पीयर का मतलब भाला, अपना भाला म्यूजेज के ऊपर नहीं उठाना चाहिए। मतलब जैसे अपने ना हिंदू या अपना जो इंडियन सिस्टम है ना, उसमें भी कोई देवता हैं, उनके बच्चे हैं, है ना, तो उसी तरह से ग्रीक मैथोलॉजी में भी ये जो म्यूजेज हैं, ये ज्ञान की जो देवी, उनके 9 बच्चे इस तरह से माने जाते हैं। तो कवियों को भी म्यूजियम में भी शामिल किया गया। तो वो कहता है कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसको, मैं चूंकि इस घर में जो रह रहे हैं वो कवि और कवि के परिवार वाले, तो उसको म्यूजियम के ऊपर नहीं उठाना, बाला नहीं उठाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। आप समझ गए। इन 8 लाइन में पहले कवि ने क्या कहा कि whoever is coming to attack on his house or what we say his place, if he safeguards him, the poet will try to spread his name over the lands and seas through his poems. Okay, कवि जो कोशिश करेगा, हमको कवि उसके नाम को पूरी दुनिया में किससे पहुंचा देगा, कविताओं के माध्यम से पहुंचा देगा। अब आप बाकी के 6 लाइनें पढ़ें। अब यहाँ तक तो बात ये हो गई थी, पार्ट कौन सा हो गया, ओक्टेव हो गया। अब आगे देखें आप क्या,
अरे अरे अरे, जस्ट लेट मी करेक्ट इट. ओके, नाउ लुक प्लीज. यस, लिप नॉट द स्पिरिट, ये तो बात होगी. अब क्या कहता है कि पहले भी ऐसा हो चुका है. किसने ऐसा किया? द ग्रेट एमिथियन कॉन्करर बीड स्पेयर. एमिथियन कॉन्करर कौन कहलाता है? अलेक्जेंडर. तो कहता है कि द हाउस ऑफ द पिंडरस वेन द टेम्पल एंड टावर. सी, वो कहता है कि पहले भी जब अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था किस पर, उस पे एमिथियन कॉन्करर है ना, एथेंस पर जो आक्रमण किया था, तो उसने पिंडरस के घर को नहीं नष्ट किया. उसको एक टेम्पल की तरह, जब उसने सब पूरी सिटी को तहस नहस कर दिया, लेकिन पिंडरस जो पोइट था उसके प्रति उसने अपना रिस्पेक्ट शो किया और उसने अपना उसको पिंडरस के घर को, कवि के घर को नष्ट नहीं किया. फिर दूसरा कहता है वेंट टू द ग्राउंड. ओके, सी द ग्रेट एमिथियन कॉन्करर डिड स्पेयर द हाउस ऑफ पिंडरस व्हेन द टेम्पल एंड टावर वेंट टू द ग्राउंड and the repeated air of said Electra's poet had the power to save the Athenian walls from the ruin bear. और वो दूसरा कहता है कि इलेक्ट्रा का जो पोइट है, इलेक्ट्रा एक ट्रेजेडी है जो लिखी हुई है, उसके पोइट का जो मकान था, इलेक्ट्रा जिसने लिखी थी यूरोपेट्स ने, है ना, उसका जो मकान था, उसके ऊपर भी जब एथेंस के जो हमला किया गया है ना, तो उस हमलावर ने, है, जब ये सुना, क्या सुना, इलेक्ट्रा की जब लाइनें सुनी वहां पे, तो उसने उस घर को, कवि के घर को भी उसने नष्ट नहीं किया. तो ऐसा वो कहता है कि इतिहास में ऐसा 2 बार हो चुका है. तो बहुत सिंपल सी कविता है. पहले 8 लाइनों में कवि कहता है कोई मेरे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको अपनी कविताओं के माध्यम से अमर कर दूंगा. और फिर वो कहता है कि ये जो है ऐसा पहले भी हो चुका है, कि पहले भी मतलब कवियों को रक्षा की गई है. आप समझ में आ गई? कविता आप लोगों ने देख ली है. अब देखिए इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, मैं इसके माउस को भी एक्टिव कर ही लूँ यार, क्योंकि माउस मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है. अब देखो ये होगी बात. अब सोनेट की 8 लाइनें, आप कविता पूरी समझ चुके. आप ये क्या कहते हैं, 8 लाइनें, फिर जो है वो 6 लाइनें, ऑक्टेव से स्टेट और वोल्टा मीनिंग चेंज हो रहा है. सोनेट के बारे में क्या क्या है, फिर जो है अब आप समझ लें कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये आपको आना चाहिए. 4 लाइनें क्वेश्चन में आ गया. तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट 8 व्हेन द सोल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी कंपोज्ड बाय द रिनोन पोएट मिल्टन. ये जो लाइनें है वो फर्स्ट 4 लाइनें, कैप्टन और कॉलोनर नाइट इन आर्म्स whose chance on this defenseless doors may cease, if ever deed of honor did the please, guard them and him within protect from harms. तो ये जो लाइनें हैं कहाँ से ली गई है, इसके रेफरेंस. फिर रेफरेंस के बाद में कॉन्टेक्स्ट, इन लाइनों में कवि क्या कह रहा है, पोइट क्या कह रहा है, वो आपको लिखना है ना. और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन क्या है, द पोइट सेज दैट द कैप्टन और कॉलोनर हूएवर आर्मी ऑफिसर सोल्जर कम फॉरवर्ड, है ना. ये तो कम्स फॉरवर्ड, है ना, कम्स फॉरवर्ड टू सेफगार्ड माय होम एंड द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हु आर लिविंग विद द पोइट. वो कभी कहता है जो कोई भी मेरे परिवार को बचाने आएगा, रक्षा करेगा, उसको मैं मेरी कविताओं के माध्यम से फेमस कर दूंगा. अब देखो, आप पूरा का पूरा याद नहीं करो, कोई बात नहीं. आपका जो थीम है, मैं आपको इसके एक पूरा समरी टाइप जहाँ लिख रखा है मैंने. अच्छा, फिर देखो, आप किसी भी कवि स्टांजा को आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको 3-4 चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी. आपको रेफरेंस लिखना है ना, ये रेफरेंस लिखना है. फिर आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन लिखना है, और एक्सप्लेनेशन के बाद में क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है. ये चीज़ें आप लिखोगे तो आपका जो है क्या कह सकते हैं, आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा. क्रिटिकल एनालिसिस में आप लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच कोई भी उसमें आया तो आप लिख सकते हैं, जैसे इलिट्रेशन है, रिपीटेशन है, असोनेंस, कंसोनेंस है. जिस तरह राइम स्कीम मैंने आपको बताई थी, जो भी राइम स्कीम बन रही है, देखो इसमें क्या राइम स्कीम बन रही है ना, ए, है ना, आर्म्स, है ना, क्या राइम स्कीम बन रही है, देखो आप, आर्म्स जैसे ए, अरे चल जा भाई, क्या हो गया तेरे को, ओके जस्ट वेट 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 वेट, लेट मी टेक द पेन, हाँ, है ना, जैसे ये बन गई ए, है, फिर ये सीज बी, फिर वापस प्लीज बी, और ये हार्म्स ए डबल बी ए, राइम स्कीम बन गई. तो ये राइम स्कीम आपको उसमें लिखनी है. और उसके बाद में थीम जो है इसके बारे में आपको लिखना है. ये सब आप लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर बढ़िया हो जाएगा. कीवर्ड्स आप कुछ भी उसमें उठा के उसमें लिख सकते हैं. फिर अगली 4 लेने, इसे हर एक का इसका आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन करना है. अब आपको पूरी कविता का एक साथ आप याद कर सकें, तो चूँकि ज़्यादा नहीं पढ़ करके आपको एक शॉर्ट सा मतलब मटेरियल मिल जाए जो आप याद कर सको, शायद मैंने इसमें लिख रखा है. तो मैं आपको ये समरी जो है ना, समरी वो ओक्टेव पहली जो 8 लाइन है वो क्या करिए, द स्पीकर एड्रेस एन अननेम्ड कैप्टन और कॉलोनल और नाइट इन द आर्म्स एंड आस्क देम इफ दे हैव एवर अप्रिशिएटेड ऑनरेबल डीड
to spare his house. In exchange, the poet offers reward the poor of his verse, which can immortalize the soldier's name throughout the world. वो कभी कहता है कि मेरे पर जो भी आक्रमण करेगा और वो आक्रमण करने के बजाय मैं रक्षा करेगा, मैं उनकी कविताएं लिख करके पूरी दुनिया में उसको फेमस कर दूंगा, है ना। ये आपको या है। और अगली जो 6 लाइन है वो क्या कहती है कि विश्व में ऐसा पहले भी हुआ है। क्या हुआ है? द स्पीकर देन प्रोवाइड्स टू हिस्टोरिकल इल्यूजन, इतिहास का उदाहरण देता है। क्या उदाहरण देता है कि फर्स्ट अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना, जिसने एमिथन कोंकरर भी कहते हैं, उसने जब एग्जाम अटैक किया तो पिंडर के घर को उसने बचाया। और दूसरा वो जो देता है यूरिपेट जो इलेक्ट्रा का, यूरिपेट्स की जो सेड इलेक्ट्रा एक ट्रेजेडी है, वो वहाँ उसने किसी को पढ़ते हुए सुना, तो उसने उसको सुन करके वो उस कवि के घर को नहीं अटैक किया। किसने? ये जो दूसरी बार जो अटैक हुआ ना, है, पहले एलेक्जेंडर एग्जाम्पल दिया है और एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है, दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से कवि ये कहता है। तो भाई आप इस कविता को, इस सोनेट को बहुत अच्छे से पढ़ें। ये जो 8 लाइन मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ, और इसका जो क्या कह सकते हैं, ये 8 लाइन है, आप इसको ढंग से पढ़ें और ऑक्टेव और सेस्टेट में बांट रखा है, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। और रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल एनालिसिस लिखें। और थीम जो है लास्ट वाला, वापस मैं आपको उस पर ले जाता हूँ। ये जो थीम है लास्ट वाला, इसको आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें, तो आपके लिए काम आ जाएगा। और बाकी तो आप बहुत सारा जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने वो जो थीम आप लोगों के लिए दिखाई थी वो कहाँ है, एक साथ रेफरेंस को, एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं। ये समरी ऑफ द पोएम है ना, आप इसको लिख लें पेन से। पहली 8 लाइनें हैं, इसका मीनिंग ये है, यहाँ से यहाँ तक है पहली 8 लाइनों का मीनिंग, ओ सॉरी, है ना, पहली 8 लाइनों का मीनिंग यहाँ से यहाँ तक है। और अगली जो 8 लाइनें हैं, अगली जो 6 लाइनें वो से स्टेट, वो आपकी ये नीचे वाली है। इसको कम से कम आप इसको, इन लाइनों को और फिर इसके ऊपर वाली लाइनों को, इन दोनों को आप लिख लें, तो आपको कविता का काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग पढ़ें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे यूट्यूब पर या किसी पर भी, व्हाट्सएप पर, किसी पर भी भेज दें। और एक चीज़ मैं और कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे को शुरू में कहना चाहिए था, तो सब्सक्राइब करोगे तो मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो बना पाऊंगा। और मेरे नंबर है 9413604588, डॉक्टर शंकर लाल। तो आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, पूछना भी चाहो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको वापस बोल रहा हूँ, 9413604588। इस पर आप मैसेज करते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।